मध्य प्रदेश में शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ ऑर्डिनेंस को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून राजपत्र में शाया होगा, जिसके बाद कानून नाफिज हो जाएगा। वाज़ेह है, तकरीबन बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों ने यूपी के तब्दीली मजहब कानून की नकल करते हुए तब्दीली मजहब के लिए इंतजामिया की इजाजत और कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा की तजवीज़ रखी है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की औरंगाबाद शहर में कल मीटिंग होने जा रही है। तहरीक औकाफ ने इस मीटिंग पर एतराज जताया है। तहरीक औकाफ का इल्जाम है कि गैर कानूनी तरीके से मीटिंग तलब की गई है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि न बोर्ड फाल है और न ही मुस्तकिल CEO है। ऐसे में वक्फ मिनिस्टर के दबाव में ये मीटिंग के हंगामी इनेकाद पर तहरीक औकाफ ने सवालात उठाए हैं। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने तहरीक औकाफ के सदर शब्बीर अंसारी से बातचीत की। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की औरंगाबाद में मीटिंग होने जा रही है, लेकिन तहरीक औकाफ को इस मीटिंग पर एतराज़ है। क्या एतराज़ात है, इस सिलसिले में हमारे साथ है शब्बीर अंसारी साहब, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी अंसारी साहब। जी, कल औरंगाबाद में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है, जबकि पूरा कोरम नहीं है, पूरे बोर्ड के मेंबर नहीं है, कुछ मेंबरों के हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं और आज बोर्ड की हालत ये हो गई है कि सिर्फ 3 ही मेंबर बोर्ड के रह गए हैं और उसमें मीटिंग रखना ये हमको कोई सही नहीं लग रहा है। तो क्या मकसद हो सकता है मीटिंग का और ये क्यों मीटिंग रखी जा रही है? देखिए, असल में वक्फ बोर्ड का 95 का एक्ट जो है वो सारे पावर्स बोर्ड को देता है, गवर्नमेंट को उसके पावर्स नहीं है। बोर्ड जो भी फैसले लेगा वही फैसले होंगे, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। मगर होता आया ऐसा ही है कि जब से 2002 से आज तक जो बोर्ड बना है, हर गवर्नमेंट वो बोर्ड को बाजू रखती है और अपना जो फैसला होता है, अपना जो निर्णय होता है वो लेने की कोशिश करती है। और पिछले टाइम जो बोर्ड आया था वो इनके खिलाफ में गया और वो बोर्ड खत्म हो गया है, उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। और ये गवर्नमेंट भी, जिसको हम हमारी गवर्नमेंट कहते हैं, कि सोच रहे हैं कि भाई ये मेंबर बनना चाहिए, वो नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि नहीं, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कौड़ियों के दाम में जिस तरीके से पहली गवर्नमेंट ने औकाफ की प्रॉपर्टी को दिया है, हमको अंदेशा और डर यही है कि कल की जो मीटिंग होने जा रही है यही है कि कुछ नहीं है, इसमें सारे फैसले जो होंगे बोर्ड के कोई मेंबर ही नहीं है तो गवर्नमेंट निर्णय लेंगी। इसलिए हमको लगता है कि कल जो फैसले होने जाने हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होने जा रहे हैं। कि गवर्नमेंट ने हमेशा इंटरफेयर करके खराब काम किया है। इसके लिए हमारी उम्मीद ये है कि कल की जो मीटिंग है वो मीटिंग नहीं होना चाहिए और वो हो रही है तो हम उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाएंगे। कि अगर हुकूमत की मंशा सही है तो उन्हें बोर्ड की बॉडी को मुकम्मल करना होगा और उसी तरह से अगर मुखलिस अरकान आएंगे तो ही वक्फ बोर्ड का कामकाज सही चलेगा। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अमरावती के जिला परिषद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में चल रहे उर्दू गर्ल्स हॉस्टल को 2013 में बंद कर दिया गया। अब इस हॉस्टल को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है। पेश है रिपोर्ट। उर्दू और उर्दू इदारे हमेशा ही ताअस्सुब का शिकार रहे हैं। यही वजह है कि उर्दू के साथ हो रहे मुतासबाना रवैये के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आया है, जहां शहर के कैंप इलाके में वाक़ा ब्रिटिश दौर से चल रहे उर्दू गर्ल्स हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। यहाँ न सिर्फ अमरावती जिला बल्कि पूरे बरार की लड़कियां हुसूल तालीम के मकसद से क़याम करती थीं। तालिबात की बढ़ती तादाद के मद्देनजर सन 1989 में स्कूल अहाते में ही हॉस्टल की बड़ी इमारत तामीर की गई थी। ताज्जुब इस बात पर है कि जब 2013 में हॉस्टल को बंद किया गया तब हॉस्टल में जिला भर की 40 से ज़ायद तालिबात क़याम पजीर थीं।
1936 से यहाँ की उर्दू मीडियम में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए एक हॉस्टल शुरू किया गया था, जो 2013 में बंद कर दिया गया। हालांकि इसको ये हुआ था कि 1986 में ज़िला परिषद उर्दू गर्ल स्कूल से इसको जोड़ा गया था और 1989 में जो है इसको ज़िला परिषद के ज़रिए से तामीर किया गया और तामीर करने के बाद ये 2013 तक बाकायदगी के साथ चलता रहा, लेकिन 2013 के बाद ये बंद हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ, उर्दू मीडियम लड़कियाँ जो है बड़ी तादाद में ज़िला बाहर से और दूसरी जगह से पढ़ने के लिए यहाँ आती है, तो यहाँ पर रहने के लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। ये उर्दू हॉस्टल जिला परिषद के मातहत चलाया जाता था। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठना, अमरावती पीस फोरम, जमीयत उलमाए हिंद व दीगर मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से इस हॉस्टल को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है। हम यहाँ पर जो वीरानियत और सनसनाहत देख रहे हैं, ये असल में क्या हुआ कि हुकूमत ने इसके ऊपर तकरीबन 6 साल से इसको बंद कर रखी हुई है। हम चाहते हैं कि इसको शुरू किया जाए। एक तरफ हुकूमतें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती हैं, तो दूसरी जानिब तालिबात के हॉस्टल को ही बंद कर दिया जाता है। इस हॉस्टल के बंद रहने से अमरावती जिला ही नहीं बल्कि पूरे इलाके बरार से तालीम हासिल करने के मकसद से आने वाली कई गरीब तालिबात तालीम से महरूम हो जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। मुंबई के करीब वाक़े मेरा भेंद्रा के मगरबी इलाके की रहने वाली अफशा कुरैशी को खाटिक समाज की पहली पायलट बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। अफशा ने मुंबई से तालीम मुकम्मल की, फिर अमेरिका से पायलट के लाइसेंस का कोर्स किया। अफशा को बैरूनी ममालिक में नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में काम करने को तरजीह दी। मुस्लिम खाटिक समाज की अफशा कुरैशी अब पायलट बनने जा रही हैं। अफशा कुरैशी खाटिक समाज की पहली लड़की हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और काबिलियत से ये मकाम हासिल किया है। This is Afsha Qureshi, flying November 398 Hotel with the altimeter settings of 3041. अफशा कुरैशी मुस्लिम समाज की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। हालांकि अब मुसलमानों में तालीम का रुझान बढ़ा है, लेकिन अभी तक कई बंदिशों की वजह से मुस्लिम लड़कियां अफशा की तरह बड़े ख्वाब नहीं देख पाती। मैं आज बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं हमारे कसाई जमात की पहली लड़की हूँ जो आज पायलट बनी है। मेरे पीछे मेरी दादी, मेरे अम्मी अब्बू और मेरी पूरी फैमिली का मुझे सपोर्ट रहा है कि आज मैं इस मकाम पर पहुँची हूँ। मेरी 10th कंप्लीट होने के बाद मैंने 12th से साइंस बैकग्राउंड से अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। उसके बाद मेरे हाथ में जॉब थी, लेकिन मेरे फादर ने मुझे जॉब करने के लिए मना किए, तो मैंने कुछ नया करने का सोचा और उस वक्त मैं बहुत व्लॉग्स देखती थी एविएशन रिलेटेड, सो उस चीज़ ने मुझे पायलट बनने के लिए इंस्पायर किया। मैं मेरे वतन की हर लड़की से यही अपील करूंगी कि वह आगे पढ़ने की चाह रखे और अपने अरमानों को ना दबाए और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें ताकि उनके पेरेंट्स उनको आगे उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में सपोर्ट कर सकें। अफशा ने जो कामयाबी हासिल की है उससे इन्हें मुस्लिम समाज, खासकर खाटिक समाज में काफ़ी सराहा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से लोग अफशा को मुबारकबाद देने और हिम्मत अफजाई के लिए पहुँच रहे हैं। इनमें सियासी लीडर, समाजी कारकुन और मारूफ शख्सियतें भी शामिल हैं। ऐसा है कि मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाया, उनके गरीबी के दिनों में उन्होंने मुझे पढ़ाया और उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। और मैं हर हिंदुस्तानी से अपील करूँगा कि अपने बच्चों के अरमानों को देखे, उनके दिल में क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, उस पर गौर करें और उनको आगे पढ़ने का मौका दें। वो भले कोई भी कौम का हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए ना रोके और उनको मौका देवें। मैं जब ये 22 फरवरी को यहाँ से उड़ी अमेरिका के लिए, तो
हमें पता नहीं था कि वहाँ कोरोना का वो सामना करेगी। कोरोना बहुत अमेरिका में ज़्यादा फैला था। हमें फिक्र हो रही थी कि नहीं बच्ची का क्या हो रहा होगा उधर, लेकिन उसने वहाँ अपने आप को मतलब प्रिकॉशन लेके अपने आप को संभाल के रखा और उसने उसकी ट्रेनिंग जारी रखी। उसको वहाँ एज ए ट्रेनर की नौकरी आई, लेकिन उसने वो नौकरी को ठुकराया। उसने कहा कि मैं मेरे देश में जाके ये नौकरी करूँगी। अफशा ने जो कामयाबी की परवाज भरी है, उसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि अब ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां ऊंचे और आला ओहदों को हासिल करने के लिए तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने रियासत के बाहर से लाए जाने वाले मुर्गे मुर्गियों पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी अगले 10 रोज तक जारी रहेगी। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मंत्रालय में मीटिंग करने के बाद पोल्ट्री फार्म के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की। वहीं इंदौर और नीमच के बाजारों में बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक होने के बाद दोनों शहरों में मुतल्लिका मकाम से 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन और गोश्त की दुकानों को फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला किया गया है। अजीम मुजाहिद आज़ादी शेख बेकारी और टिकट उमरानो सिंह को उनकी 163वीं यौम शहादत के ऐन एक रोज़ कबल याद इस ताल्लुक़ से किया गया। रांची में ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन और झारखंड तलबा यूनियन के ज़ेर-एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर 1857 के जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद आज़ादी शहीद शेख बेकारी और टिकट उमरानो सिंह की कुर्बानियों को याद किया गया। वाज़ेह है कि 8 जनवरी 1858 को शहीद शेख बेकारी और टिकट उमरानो सिंह को अंग्रेजी हुकूमत के जरिए फांसी दे दी गई थी। 1858 को साजी शहादत के रूप में शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की शहादत को मनाया जाता है। इस बार भी झारखंड के हर क्षेत्रों में मनाई जा रही है। आज हम लोगों ने कटरू में एक दिन पूर्व सम्मेलन के माध्यम से उनकी शहादत दिवस को मनाया है। देश की आज़ादी में शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे और इन लोगों ने एक बड़ी कुर्बानी दी है, जिसके बाद जो है भारत देश आज़ाद हुआ है।
इनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। खास करके युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में उनकी शहादत और उनकी जो कहानी और उनके जो कारनामे हैं, जिस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी सिपाही के खिलाफ विद्रोह किया गया और विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर किस प्रकार के हमले किए, ये उसकी पूरी दास्तान है, उसकी पूरी कहानी है। झारखंड के अलग अलग किताबों में भी दस्तावेज के रूप में इसको संकलित किया गया है। मुनासिब रिश्तों की तलाश में रहने वाले वालिदैन की रहनुमाई के लिए बेंगलुरु में मुफ्त गाइडेंस सर्विस का आगाज हुआ है। mynikah.com का नामी इस सर्विस के जरिए लड़के और लड़कियों के लिए मुनासिब रिश्ते मुंतखब किए जा सकते हैं। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में कहा गया कि मौजूदा दौर में मुस्लिम समाज में रिश्तों के टूटने का रुझान बढ़ रहा है। मारूफ समाजी कारकुन तज़य्युन उमर ने कहा कि मंगनी की रस्म के बाद लड़का लड़की में मेल मिलाप रिश्तों के टूटने की एक अहम वजह है, इसलिए मंगनी के बजाय बातचीत के जरिए फौरी तौर पर निकाह तय किया जाना चाहिए। और जब लड़का लड़की जो है ना रिश्ता तय हो जाता है तो बातचीत कर लेते हैं या कोई बाहर जाके मिलते हैं तो उसमें कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, छोटी एक कोई डिफरेंस आ जाती है तो मंगनी टूट जाती है। तो मेरी ये राय है कि जब रिश्ता तय हो जाता है सीधा निकाह ही कर देना बेहतर है, और जब निकाह हो जाता है तो इंशाल्लाह वो रिश्ता निभ जाता है। इस्लामी कल्चर में मंगनी मंगनी का रस्म ही नहीं है, बेहतर है कि निकाह ही कर दें। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शादियाँ जो होते हैं, जो लड़का लड़की के जो रिश्ते होते हैं, और अक्सर उसके टूटने के वजूहात ये होते हैं कि फैमिलीज़ का जो कल्चर होता है और फैमिलीज़ का जो सोच होती है और उनका जो अपब्रिंगिंग होता है वो अलग अलहदा होता है, उसको मैच नहीं किया जाता। लड़कों को सिर्फ जो है अपने हाइट पे, वेट पे, जॉब पे, कॉम्प्लेक्शन पे, एज पे मैच करते हैं, लेकिन जो फैमिली कल्चर है और जो फैमिली अपब्रिंगिंग होती है और उनके सोच जो माइंडसेट होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। बस हम इस एक छोटे से कैंपेन से हम यही स्प्रेड आउट करना चाहते हैं कि डाउरी लेना या देना दो भी नहीं है, सही नहीं है। जैसे कि तज़य्युन उमर ने कहा कि जायज़ भी नहीं है। तो जब आप खुद वो अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों अपने आप को प्राइस टैग लगा रहे हो। मैं उन लड़कों को बोलना चाहूँगी क्यों अपने आप को वो प्राइस टैग लगा रहे हैं, तो नहीं चाहिए ना। बस हम इसीलिए ये सब इनिशिएटिव, ये कैंपेन बस लोगों के अंदर वो आगे बढ़े, वो सोच आए कि वो हाँ शायद हम एक को शायद हम अगर बदल दें तो शायद उसके थ्रू हम किसी और को भी बदल दें। अगर एक ने कहा कि हाँ मैं नहीं लूँगा, हाँ मुझे नहीं चाहिए दहेज, तो वो एक ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो और 10 को इनिशिएट करेगा कि ये प्रोसेस आगे बढ़े। जो लोग रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए आसान करना, तो आप ये नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे 9916-402-786। ये नंबर पे कॉल करिए, आपका नाम, क्या हाइट है, क्या पढ़े हैं और आपका मोबाइल नंबर, इसमें आप दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जो आगे वाले सुनने वाले उनके रिश्ते के हिसाब से हैं वो लोग आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे। इसका हम लोग आज ने ये फ्री में सर्विस कर रहे हैं ये कम्युनिटी की। तुर्की की दौलत उस्मानिया के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान की माली और तिब्बी मदद, इस उन्वान पर बेंगलुरु में डॉक्यूमेंट्री मंजर आम पर आई है। मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर खालिद नूर मोहम्मद ने इस डॉक्यूमेंट्री को मुरतब किया है। 1874 में हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब से भेजी गई माली मदद और 1911 से 1913 तक लीबिया और तुर्की गए इंडियन मेडिकल मिशन पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। They were attacking troops as well as the Muslim civilian population in their territories. जी, हमारे साथ ये मामला रहा कि क्योंकि सियासी तौर पर हम लोग कमज़ोर हैं यहाँ पर, हम लोगों ने वो राब्ते को मजबूत नहीं किया। जब हामिद अंसारी नायब सदर थे तो उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ, और मुझे एक तस्वीर भी है जो डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड किए। उन्होंने डॉक्टर अंसारी की एक बहुत बड़ी एक पोर्ट्रेट को इनको गिफ्ट किया और बड़ी उनके मदह सराई हुई जब हामिद अंसारी वहाँ गए थे। लेकिन तुर्कों की मेमोरी में ये चीज़ें अभी बाकी हैं। अफसोस के हिंदुस्तानी मुसलमान भूल चुके, तो यही एक बड़ी चीज़। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्री में एम्फेसिस इसी पर था, जोर इस पर था कि आप जाने कि आपके पुरख, आपके फोर फादर्स ने कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, और फिर ये काम जब वो उन दिनों में कर सकते थे तो आप इन दिनों में, जबकि आप किसी के ग़ुलाम नहीं हैं,
अब आप इसको बआसानी अंजाम दे सकते हैं। और मैं तुर्कों को भी ये खबर देना चाहता हूँ, बल्कि ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप खस्ताहाल थे, जब आपकी जो इकॉनमी और माशी हालत बहुत बुरी थी और आपको मुख्तलिफ शक्ल में इमदाद की ज़रूरत थी, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो मौजूदा खस्ताहाली है उसके ऊपर आप निगाह करम करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की सदी मुकम्मल होने और मुल्क में तालीमी मैदान में गिराकदर खिदमात अंजाम देने को लेकर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी ने साल भर सेमिनार, जलसा और सिंपोजियम के इनकाद का फैसला किया। सदी तकरीब का इनकाद का सिलसिला 9 जनवरी को भोपाल में मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार से होगा। सर सैयद अहमद खान के तालीमी अफकार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल के उन्वान से भोपाल में 9 जनवरी को होने वाले सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे। अलीगढ़ मुल्क का नाम जो मुख्तलिफ चीज़ों से दुनिया में मशहूर हुआ है, उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी एक मुकाम रखती है और भोपाल का ख़ास ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है। भोपाल के नवाबीन ने बहुत ताउन किया है वहाँ की तामीरात में। वहाँ हमेशा तालिब इल्म यहाँ से पढ़ने के लिए भेजे जाते रहे और भोपाल को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हम भोपाल में भी एक 9 तारीख को 9 जनवरी बरोज़ शनिचर सैटरडे को एक कुल हिंद लेवल का सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें मुल्क भर के दानिश्वर अपना शोध पत्र रिसर्च पेपर पेश करेंगे। और तालीम ही मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तालीम होगी तो सारे अंधेरे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से करनूल में जॉब मेला लगाया गया। सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट की जानिब से सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज में जॉब मेला मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। इंटरमीडिएट और डिग्री कामयाब 100 से ज़ायद तलबा को नौकरियाँ फराहम की गई। इस मौके पर जॉब मेले के कन्वीनर अंसार अहमद ने बताया कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद होंगे। CITI की जानिब से आज सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज में जॉब मेला रखा गया है। आज दो कंपनीज पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ये कंपनी आके न्यूलैंड लैबोरेटरीज, वो कंपनी में आके इंटरमीडिएट 2018, 19, 20 पास आउट्स के बच्चे चाहिए और इंटरमीडिएट में MPC, BPC के बच्चे चाहिए। वो लोगों को जो भी सेलेक्ट होता बच्चा 16,250 रुपये सैलरी रहेगी। उनके साथ साथ उनको सब्सिडाइज फूड एंड कैंटीन अकोमोडेशन रहेगा। खुद इन्हिसारी की समत बढ़ने की फितरी सलाहियत हिंदुस्तानियों में होती है। इसका ताल्लुक इज्जत नफ्स से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने मुल्क भर से ऐसी कहानियां मुंतखब की हैं जिनमें बगैर सरकारी ताउन के अपने मसाइल को खुद सुलझाया गया है। ये कहानियां हैं नए तजुर्बात और खुद इन्हिसारी की, जो हमें एक कौम के तौर पर पेश करती हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जो नैनो टेक्नोलॉजी के शोबे में सर फहरिस्त है। Log9 मटेरियल्स एक नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। 2015 में स्थापित इसका मकसद सतत ऊर्जा बनाना और ग्राफीन के व्यावसायिक उपयोग में तेजी लाना है। यह ग्राफीन संश्लेषण और ग्राफीन उत्पादों में 16 पेटेंट हासिल कर चुका है। इंडिया में मटेरियल्स लेवल पे और नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे फंडामेंटल काम हो और उसी को लेके हमने Log9 को शुरू किया ताकि हम ग्राफीन जो एक नैनो मटेरियल है उसमें लोकल कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर सकें। Log9 मटेरियल्स एल्युमिनियम ईंधन सेल्स बनाती है। ये वैकल्पिक ऊर्जा के 100% ग्रीन फॉर्म है जो लॉन्ग रेंज की है, कॉस्ट इफेक्टिव और इस्तेमाल करने में आसान है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके और एनर्जी स्टोरेज को लेके वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है, हमारे डिफरेंट टाइप के वेदर कंडीशंस हैं और जो यूजेज कंडीशंस हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजीज़ को इंडिजिनाइज किया जाए और नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को बनाया जाए। Log9 मटेरियल्स स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर भारत में सतत ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रही है। भारत की ऐसी ही कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।